नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राहुल सवर्णा जीएस पर। दोस्तों, आज एक बहुत ही मजेदार सा टॉपिक लेकर आपके सामने आए हैं और उस टॉपिक में साइंस के वो सारे प्रश्न हैं जो एसएससी में बार बार पूछा जाता है। और ये साइंस का सीरीज आज जो हम आपके सामने लेकर आए हैं वो साइंस में एसएससी का सीरीज जो है ये आज 12वां है। क्योंकि बच्चे लोगों का लगातार ये कमेंट रहता है कि सर वैसे प्रश्न पर ही अभी ज्यादा फोकस कीजिए जो एग्जाम में बार बार पूछता है। तो ये क्वेश्चन आपसे ना तो बहुत ज्यादा टफ लगेगा और ना ही बहुत ज्यादा आसान है। ये वो क्वेश्चन है जो आपसे बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपसे इस तरह के सवाल बनते होंगे और आप लोग बढ़िया से यदि अच्छे लगे तो आप कमेंट कीजिए, नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए और पुराने तो शेयर कीजिए। क्योंकि आप जब इतना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक हम पहुंच पाएंगे और हम आपके लिए और आपके दोस्तों के लिए काम कर पाएंगे। तो चलिए आइए आते हैं हम लोग क्वेश्चंस की दुनिया में चलते हैं। आवाज क्लियर है ना? चलिए आइए। कहता है ये क्वेश्चन कि साधारण उपयोग होने वाले बिजली के बल्ब में, यानी हम लोग व्यवहारिक तौर पर जो बिजली का बल्ब यूज करते हैं, जो विद्युत बल्ब यूज करते हैं, उसके अंदर में एक अक्रिय गैस भरा जाता है। कभी कभी तो देखिएगा डायरेक्ट सवाल ये पूछता है कि किस प्रकार का गैस भरा जाता है। तो याद रखना बाबू कि बिजली में जो बल्ब यूज करते हैं उसमें अक्रिय गैस भरा जाता है। कौन सा गैस भरा जाता है मेरे दोस्त? तो उसमें जो यूज होता है तो उसमें आपको अक्रिय गैस भरा जाता है, उसमें निष्क्रिय गैस भरा जाता है। और उस गैस के रूप में कौन सा गैस? तब आंसर पार्टिकुलर पूछेगा तब आंसर क्या होगा? आर्गन। क्योंकि ऑप्शन में नियोन दे देगा, हीलियम देगा, आर्गन देगा, क्रिप्टन देगा, जेनोन देगा, रेडोन देगा, इस टाइप का देगा, तब आंसर क्या हो जाएगा? आर्गन। तो अब ऑप्शन देखते हैं। क्या नाइट्रोजन है? नहीं होगा। आर्गन है? बिल्कुल होगा। ओजोन नहीं होगा, ऑक्सीजन भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? पक्का ना? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। जो आप सामने देख रहे हैं ये आर्गन है, अर्थात साधारण उपयोग होने वाले बिजली का बल्ब जो है, इस बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है? तो इस बल्ब में अक्रिय गैस भरा जाता है। और अक्रिय गैस के रूप में क्या रहता है? तो आपका आर्गन रहता है। कौन सा मेरे दोस्त रहता है? तो आर्गन रहता है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल कहता है रेडियो एक्टिविटी की खोज की। अब डैश। अब देखिए क्वेश्चन बड़ा साधारण है लेकिन है क्या कि रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड 2-3 वैज्ञानिकों का नाम आता है। जैसे मैडम क्यूरी का नाम आता है, हेनरी बेक्यूरेल का भी नाम आता है, रदरफोर्ड का भी नाम आता है। लेकिन तीनों अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से जब क्वेश्चन होता है तब आंसर होता है। और ये सिंपली आपसे पूछा था रेडियो एक्टिविटी के बारे में। आपसे पूछा कि रेडियो एक्टिविटी जो है, इस रेडियो एक्टिविटी का खोज किसने किया? तो आप याद रखेंगे मेरे दोस्त, ये रेडियो एक्टिविटी का खोज जो है वो हेनरी बेक्यूरेल के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? बेक्यूरेल के द्वारा, यानी हेनरी बेक्यूरेल के द्वारा रेडियो एक्टिविटी का खोज किया गया है। किसी ऑप्शन में क्या? हेनरी बेक्यूरेल ऑप्शन नंबर बी में है। अतः इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अब मैडम क्यूरी किस कंडीशन में होता है? याद रखिएगा मैडम क्यूरी उस कंडीशन में होगा जब आपसे पूछा जाएगा कि बेरियम और रेडियम का खोज किसने किया। एकदम गौर कीजिएगा बाबू, आपके आने वाले एग्जाम में इस तरह से सवाल यदि पूछा जाए कि बेरियम और रेडियम का खोज किसने किया, तब आंसर आप क्या बोलोगे कि बेरियम और रेडियम का खोज जो है वो मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया। कोई दिक्कत? और क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के विखंडन से अल्फा बीटा गामा रे निकलती है, उस परीक्षण के बारे में किसने बताया? तब आंसर क्या हो जाता है? रदरफोर्ड ने बताया। किसने बताया मेरे दोस्त? तब आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड ने। तो ये क्वेश्चन था कि रेडियो एक्टिविटी का खोज किसने किया, तो आंसर क्या हो गया? हेनरी बेक्यूरेल, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किसमें भाई? ऑप्शन नंबर बी में है। कोई कंफ्यूजन? इसका आंसर क्या होगा? इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर हो गया आपका हेनरी बेक्यूरेल। यदि आप डेली सुबह के 9 बजे और रात के 8:30 बजे आप हमारे साथ रहते हैं हमारे चैनल पे, तो साइंस की दुनिया में आपको प्रॉब्लम आने नहीं देंगे। इतना विश्वास आप लोग रखिए और रेगुलर आप हमारे चैनल से बने रहिए सुबह के 9 बजे और रात के 8:30 बजे। पक्का ना? चलिए आगे बढ़े। क्या अगला सवाल का था मेरे दोस्त कि भौतिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है? देखिए कोई पदार्थ में जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन दो तरह का, चाहे एनीबॉडी कोई भी पदार्थ हो, किसी भी पदार्थ के परिवर्तन की यदि मेरे दोस्त बात किया जाए कि किसी भी पदार्थ में
जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन कितने प्रकार का होगा? तो आप आंसर क्या दोगे? 2 प्रकार का। कहेंगे कौन कौन? तो एक को कहा जाता है भौतिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन मेरे दोस्त? भौतिक परिवर्तन। और दूसरा क्या होता है? तो दूसरा आपका होता है रासायनिक परिवर्तन। परिवर्तन कितना प्रकार का हो गया? 2 प्रकार का। एक भौतिक परिवर्तन और दूसरा क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन। अब सवाल यह उठता है कि सर भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? तो भौतिक परिवर्तन जो है ये किसी पदार्थ में होने वाला वैसा परिवर्तन जिसमें रंग रूप या गुण कुछ समय के लिए बदलता है और फिर से उसे पुनः क्या करते हैं? प्राप्त कर लेते हैं। तो यदि ऐसा परिवर्तन किसी पदार्थ में होता है तो उस परिवर्तन को क्या कहा जाएगा? भौतिक परिवर्तन। जैसे हम आपसे बात करेंगे बर्फ का पिघलना। यदि हम आपसे बात करेंगे बर्फ का पिघलना तो यह कैसा परिवर्तन होगा? तो बर्फ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन होगा। बोलेंगे स्प्रिंग का सिकुड़ना और फैलना, भौतिक परिवर्तन होगा। बोलेंगे मांसपेशी का दबना और फूलना, भौतिक परिवर्तन होगा। पानी से वाष्प में बदलना या वाष्प से जल में बदलना, भौतिक परिवर्तन होगा। क्योंकि यह परिवर्तन कुछ समय के लिए होता है और पुनः उसको प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन रासायनिक परिवर्तन किसी पदार्थ में होने वाला वैसा परिवर्तन है जिसमें पदार्थ का रंग रूप या गुण सदा के लिए बदल जाता है, यानी हमेशा के लिए बदल जाता है, उसे पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे आपसे बात करेगा दूध से दही का बनना। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि दूध से दही का बनना किसका उदाहरण होगा? तो रासायनिक परिवर्तन का। लकड़ी का जलना किसका उदाहरण होगा? लकड़ी का जलना किसका उदाहरण होगा? तो लकड़ी का जलना जो है ये आपका भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होगा। किसका उदाहरण होगा? लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन का। दूध से दही का बनना रासायनिक परिवर्तन का। यदि लोहे में जंग लग जाता है तो लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण होगा? तो वो आपका रासायनिक परिवर्तन। तो लोहे में जंग लगना, दूध से दही का बनना, लकड़ी का जलना, ये सब कैसा परिवर्तन? तो आपका रासायनिक परिवर्तन। और बर्फ का पिघलना कैसा परिवर्तन? तो भौतिक परिवर्तन। कोई दिक्कत? चलिए तो अब ऑप्शन देखते हैं। कहता भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो आंसर क्या हो जाएगा? हवा में चांदी के बर्तन का गलना। ये तो आपको पता हो गया। ये कैसा परिवर्तन होगा मेरे दोस्त? तो ये रासायनिक परिवर्तन होगा, क्योंकि उस परिवर्तन को पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरा मोमबत्ती का जलना, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन होगा, क्योंकि आपको पता है कि मोमबत्ती यदि जल जाएगी तो पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। दूध से दही का बनना रासायनिक परिवर्तन होगा, क्योंकि आपको पता है दूध से दही बन जाएगा तो पुनः दूध की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। और पानी से चीनी का घुलना, ये कैसा परिवर्तन होगा? तो ये आपका भौतिक परिवर्तन होगा, क्योंकि पानी को यदि आप चीनी और पानी को घुला देते हैं तो आप गर्म करके पानी को अलग और चीनी को अलग भी कर सकते हैं। अर्थात पानी में चीनी का घुलना कैसा परिवर्तन होगा? तो यह एक भौतिक परिवर्तन होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते मेरे दोस्त कि यह पूरी कॉन्सेप्ट अभी आपको जो चेंज इन मैटर बताए, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में बताए, वो 100% आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। पक्का ना? यदि हो गया मेरे दोस्त तो हमारी वीडियो को अपने व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टा ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसको देख सके। आगे बढ़े क्या? चलिए अगला सवाल कहता है कि नींबू खट्टा किसके कारण से होता है? गौर कीजिएगा मेरे दोस्त, क्वेश्चन कहा कि नींबू जो खट्टा हो जाता है वो किसके वजह से होता है, अर्थात नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो याद रखिएगा मेरे दोस्त, नींबू में जो है साइट्रिक एसिड रहता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू जो है उसमें आपका साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो है ऑप्शन में क्या? ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? साइट्रिक एसिड। अब यदि बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, HCl का, तो आपको पता है HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके आमाशय में पाया जाता है, जो आपके डाइजेशन में आपका सपोर्ट करता है और रोगाणु का विभक्षण करता है। यदि एसिटिक एसिड की बात किया जाए तो यह पाया जाता है सिरका में। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका जो है उसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है। टार्टरिक एसिड की बात करेगी तो आप टमाटर का नाम सुने होंगे। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? क्लियर है?
टमाटर में आपका ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल भाई? ऑक्जेलिक अम्ल। लेकिन ये आपका टार्टरिक था, तो इसमें होता है आपको अंगूर से टकराकर, अर्थात अंगूर जो है उस अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अंगूर और इमली की बात करेगा, ध्यान देना मेरे दोस्त, अंगूर और इमली की बात करेगा तो अंगूर और इमली में कौन सा होगा? टार्टरिक अम्ल। क्योंकि इसमें क्या है कि आप हमारे चैनल पे एक वीडियो देखिएगा कि किसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, इसके लिए एक प्यारा सा ट्रिक बताए थे। CA100 का सेब मुलाया, नशा पीकर दही ले आया, अंगूर से टकराकर दे लटाया, अब बेटा सी ऐसन चाट फरमाया। तो सीए में क्या हो गया? सिरका में एसिटिक अम्ल, सेब में मौलिक अम्ल, नशा नारंगी में साइट्रिक अम्ल, दूध में लैक्टिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, अंगूर और इमली में टार्टरिक अम्ल, और चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल होता है। तो ये आपका हो गया एक, हम प्रयास करेंगे एक छोटा सा शॉर्ट्स वीडियो लेकर हम आपके लिए कल लाएंगे इसी में कि कौन सा अम्ल किसमें पाया जाता है। तो आप लोग देखेंगे बस 2-3 मिनट में आपका ये क्लियर हो जाएगा। CA100 का सेब मुलाया, नशा पीकर दही ले आया, अंगूर से टकराकर दे लेटाया, बेटा सी ऐसन चाट फरमाया। यानी चींटी में फरमाया फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, ये नींबू नारंगी में साइट्रिक एसिड पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, अंगूर इमली की बात करेंगे तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। पक्का ना? चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल कहता है कि रेडियोधर्मी पदार्थ जो है ये रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। गौर कीजिएगा, कोई भी रेडियो सक्रिय पदार्थ, जैसे मान लिया जाए यूरेनियम की बात किया जाएगा, यूरेनियम क्या एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जब यह विखंडित होता है यूरेनियम, तो इससे अल्फा, बीटा और गामा ये तीनों प्रकार का रे निकलता है। अल्फा भी निकलता है, बीटा भी निकलता है और गामा भी निकलता है। अल्फा पर पॉजिटिव आवेश, बीटा पर नेगेटिव आवेश और गामा उदासीन। याद रखिएगा, अल्फा पर प्लस आवेश, बीटा नेगेटिव आवेश और गामा उदासीन। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से कौन कौन सा रे निकलता है? अल्फा, बीटा, गामा, अल्फा, बीटा, गामा। अब है ऑप्शन में क्या? अल्फा भी है, बीटा भी है, गामा भी है। तो इसका आंसर क्या होगा? उपर्युक्त में से सभी, यानी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से इन तीनों प्रकार के रे निकलते हैं। और रेडियो एक्टिविटी का खोज किसने किया? तो हेनरी बेक्यूरेल ने किया। किसने? तो हेनरी बेक्यूरेल ने। रेडियम जो है वो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, बेरियम भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, और बेरियम रेडियम की बात करेगा तो आंसर क्या होगा? तो बेरियम और रेडियम की बात करेगा तो आंसर मैडम थ्योरी होगा। पक्का ना? इसका आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ दीज, उपर्युक्त में से सभी। अगला सवाल कहता है मेरे दोस्त कि परमाणु के न्यूक्लियस में कौन सा कण रहता है? ध्यान दीजिएगा, कोई भी एटम का न्यूक्लियस जो होता है इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। चाहे एटम वो कोई भी हो, उसके न्यूक्लियस में दो ही पार्टिकल्स होता है, एक प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन। और उसका जो सेल रहता है उस सेल पर क्या होता है मेरे दोस्त? उसके सेल पर जो है वो इलेक्ट्रॉन रहता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और उसके सेल में क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन। तो ये न्यूक्लियस की बात किया था, नाभिक की बात किया था, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन संजोग से एक ही नंबर ऑप्शन में है। तो इसका आंसर क्या हो गया भाई? ऑप्शन नंबर ए। आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए। यानी क्या पाया जाता है भाई? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आगे बढ़े, चलिए। कहता ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? यानी ठोस कपूर से ठोस कपूर का वाष्प बनेगा, स्वाभाविक है। ठोस से गैस बनेगा, ऊर्ध्वपातन, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं ऑलरेडी। फिर एक बार समझिए, यदि कोई पदार्थ ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल जाता है, यानी लिक्विड के फॉर्म में नहीं आता है, ठोस से डायरेक्ट गैस में बदलेगा, तो उसको कहा जाता है ऊर्ध्वपातन, यानी सब्लिमेशन कहा जाता है। और याद रखिएगा, यदि ठोस से द्रव में बदलेगा तो उसको कहा जाता है द्रवीकरण। ठोस से द्रव में बदलेगा तो क्या कहलाएगा? द्रवीकरण। और ठोस से गैस में बदलेगा तो क्या कहलाएगा? ऊर्ध्वपातन। ठोस से गैस में बदलेगा ऊर्ध्वपातन, और ठोस से द्रव में बदलेगा तो द्रवीकरण। तो आंसर इसके क्या होगा? ऊर्ध्वपातन होगा। वाष्पीकरण में क्या होता है? वाष्पीकरण में द्रव से गैस में बदलता है। जब कोई द्रव से गैस में बदलेगा तो क्या होगा? वेपोराइजेशन, यानी वाष्पीकरण होगा। हिमीकरण में क्या होगा? हिमीकरण में द्रव से बर्फ में बदलेगा, अर्थात द्रव से ठोस में बदलेगा तो हिमीकरण। और पिघलना क्या होगा? जब ठोस से द्रव में कन्वर्ट होगा। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऊर्ध्वपातन, यानी सब्लिमेशन। ठोस से गैस में गया, सब्लिमेशन।
कोई कंफ्यूजन बाबू? यदि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आती है तो आप शेयर जरूर कीजिए मेरे दोस्त, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। रेगुलर हम आपकी सेवा में लगातार लगे रहे, आपकी सेवा देंगे, लेकिन आप लोग शेयर जरूर कीजिए अपने वीडियो को। ठोस से डायरेक्ट गैस में बदलेंगे, ठोस से डायरेक्ट गैस में बदलेंगे ऊर्ध्वपातन, और ठोस से द्रव में बदलेंगे द्रवीकरण, और द्रव से ठोस में बदलेंगे तो इसी को क्या बोलेंगे? हिमीकरण बोलेंगे। और द्रव से गैस की बात करेगा कि द्रव से गैस में बदलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? तो वाष्पीकरण। द्रव से गैस में बदलेंगे तो वाष्पीकरण। पक्का? ये पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई? क्लियर ना? चलिए मेरे दोस्त आगे बढ़े। इसी तरह से लगातार ये प्यार और मोहब्बत बनाए रहिए, लगातार आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपको इस तरह के सारी क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। अगला कहता है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में, देखिएगा बाबू, साबुन बनाने में आमतौर पर जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, नमक और वनस्पति तेल, इन तीन चीज की जरूरत होती है। किसकी किसकी? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके अलावे आपका क्या होता है? उसमें आपका नमक और वनस्पति तेल। गौर कीजिएगा मेरे दोस्त, किसकी किसकी आवश्यकता हो रही है आपको? तो इन तीन चीज की आवश्यकता आपके साबुन बनाने में, सॉप बनाने में होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का, नमक का और वनस्पति तेल का। तो यह सवाल क्या पूछा कि कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है? तो वनस्पति तेल दिया हुआ है, बिल्कुल होगा। मोबिल किरासन तेल और नहीं होता है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। यानी साबुन बनाने में किसका यूज होगा? तो कास्टिक सोडा का यूज होगा, नमक का यूज होगा, और फिर आपका वनस्पति तेल का यूज होगा। तो ऑप्शन में वनस्पति तेल था, तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। पक्का ना? और इसके अलावा मान लीजिए कभी ऑप्शन में सोडियम हाइड्रोक्साइड रहे, नमक रहे, याद रखिएगा इन तीनों से मिलकर साबुन बनता है, सिर्फ वनस्पति तेल से नहीं, ये तीनों मिलेगा फिर आपका साबुन बनेगा, और ये जनरल साबुन बनेगा। यदि सॉफ्ट साबुन की बात करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह उसमें क्या रहता है? कास्टिक सोडा अर्थात पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज किया जाता है सॉफ्ट साबुन बनाने के लिए, ये जनरल साबुन बनेगा। पक्का? चलिए अगला सवाल कि खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सा है? खाना बनाने में तो कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड का प्रयोग एकदम नहीं होगा। किसका प्रयोग हो रहा है? तो अभी सीएनजी का प्रयोग किया जा रहा है। तो खाना बनाने वाले गैस में क्या होगा? मीथेन गैस। क्योंकि आपका सीएनजी जो है वो सीएनजी में सबसे ज्यादा मात्रा में मीथेन गैस रहता है, क्योंकि आपका सीएनजी CH4 और C2H6 यानी मीथेन और इथेन इन दोनों से मिलकर बना है, और सीएनजी में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या है? तो उसका 80% जो है वो आपका मीथेन है। इसलिए आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी सीएनजी में सबसे ज्यादा मीथेन है। और याद रखिएगा मीथेन गैस को यानी सीएनजी को प्रकृति का दोस्त कहा जाता है। सीएनजी जो है उसको प्रकृति का मित्र कहा जाता है, क्योंकि हमारे वायुमंडल को ये दुष्प्रभावित नहीं करती है, हानिकारक गैसें आपके वायुमंडल में नहीं देती है। पक्का ना? चलिए और ये सवाल कहता है निम्नलिखित पदार्थों में कौन सा पदार्थ खाने की वस्तु को परिरक्षित रखता है? तो उसमें तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है, यानी खाने की वस्तु को जो सुरक्षित रखता है उसमें सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। यानी आप यदि सोडियम बेंजोएट में रखते हैं तो आपका खाना जो है वो खराब नहीं होगा। चलिए मेरे दोस्त अभी हम आपके साथ थे ये लास्ट क्वेश्चन के साथ। इसी तरह से रेगुलर आपसे मेरी मुलाकात होगी एकदम सुबह में 9 बजे और रात के 8:30 बजे। आप मेरे साथ रहिए। ये छोटा सा पल, इतना कम समय ही आपसे हम लेते हैं, क्योंकि आपके और भी बहुत सारे सेक्शन आपको पढ़ना होता है। मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, आर्ट्स का पेपर है, करंट है, स्टैटिक है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन मैं साइंस के लिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि तुम मानो या ना मानो, मगर ये हकीकत है, साइंस तो प्रत्येक विद्यार्थी की जरूरत है। यदि किसी को साइंस ना समझ में आए तो मेरे पास जरूर भेजना, दिखा देंगे साइंस की दुनिया कितनी खूबसूरत है, साइंस की दुनिया कितनी खूबसूरत है। धन्यवाद मेरे दोस्त, आप लोग को अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।